नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं लाती हूँ आपके लिए देश विदेश की हिंदी और उर्दू जगत की कुछ सुनी कुछ अनसुनी बेहतरीन कहानियाँ अपने अंदाज में और सटीक उच्चारण में। आइए सुनते हैं मशहूर जासूसी उपन्यासकार जो नेस्बो का लिखा जासूसी उपन्यास द बैट का मेरे द्वारा किया हुआ हिंदी अनुवाद एक हसीना का कत्ल। अंक 3, अध्याय 50। दुर्घटना के बाद हैरी ने खुद से बार बार पूछा था कि अगर वह सक्षम होता तो क्या वह अपनी किस्मत बदल लेता, तो वह वो व्यक्ति होता जिसने सॉर्केडल्सवीन में बाढ़ की खंभे को तोड़ दिया था, जिसका पूरे पुलिस सम्मान और शोकग्रस्त माता पिता के साथ औपचारिक अंतिम संस्कार किया गया था, जिसकी तस्वीर ग्रोनलैंड पुलिस स्टेशन के गलियारे में लगी थी और जो समय के साथ सहकर्मियों और रिश्तेदारों के लिए एक फीकी लेकिन प्यारी याद बन गया था। क्या ये उस झूठ का एक आकर्षक विकल्प नहीं था जिसे उसे जीना पड़ा, जो कई मायनों में अपराध और शर्म को स्वीकार करने से भी अधिक अपमानजनक था? लेकिन हैरी जानता था कि वह अपनी किस्मत को किसी से नहीं बदलना चाहता था। वह जिंदा होने से खुश था। हर सुबह जब वह अस्पताल में जागता था, दवाइयों से उसका दिमाग चक्कर खा रहा होता था और विचार शून्य होते थे। उसे ऐसा लग रहा होता था कि कुछ बहुत गलत हो गया है। आमतौर पर उसे कुछ सेकंड की गफलत होती थी, इससे पहले कि उसकी याददाश्त काम करे, उसे बताए कि वह कौन है और कहाँ है, और उसके लिए लगातार भयावहता के साथ स्थिति का पुनर्निर्माण करे। उसका अगला विचार ये होता था कि वह जीवित है, कि वह अभी भी उस यात्रा पर है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। डिस्चार्ज होने के बाद उसे एक मनोचिकित्सक के पास भेजा गया। असल में आप थोड़ी देर से आए हैं, मनोचिकित्सक ने कहा। आपके अवचेतन मन ने शायद पहले से ही चुन लिया है कि जो कुछ हुआ है उसको वह कैसे याद रखना चाहता है, इसलिए हम उसके इस निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, हो सकता है उसने घटनाओं को दबाने का विकल्प चुना हो, लेकिन अगर उसने ऐसा कोई विकल्प चुना है तो हम उसे अपना मन बदलने के लिए मनाने की कोशिश कर सकते हैं। हैरी को बस इतना पता था कि उसका अवचेतन मन उसे बता रहा था कि जिंदा रहना अच्छी बात है, और वह ये जोखिम नहीं उठाना चाहता था कि मनोचिकित्सक उसका मन बदल दे। इसलिए वो पहली मुलाकात आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद के दिनों में उसने खुद को सिखाया कि एक ही बार में सारे एहसासों के खिलाफ एक साथ लड़ना भी एक बुरी रणनीति है। सबसे पहले उसे यकीन नहीं था कि वह क्या महसूस कर रहा है। कम से कम उसके पास पूरी तस्वीर नहीं थी, इसलिए ये एक ऐसे राक्षस को चुनौती देने जैसा था जिसे उसने देखा ही नहीं था। दूसरे, अगर वह इस युद्ध को छोटी छोटी झड़पों में बांट देता है तो उसके जीतने की संभावना बेहतर होती है। जहां वह दुश्मन के बारे में कुछ दृष्टिकोण प्राप्त कर सकता था, उसकी कमजोरियों का पता लगा सकता था और समय के साथ उसे तोड़ सकता था। ये एक श्रेडर में कागज डालने जैसा था। अगर आप एक बार में बहुत ज्यादा कागज डालते हैं तो मशीन घबरा जाती है, खांसती है और एक खटखट के साथ बंद हो जाती है, और आपको फिर से शुरू करना पड़ता है। एक सहकर्मी का दोस्त, जिससे हैरी की मुलाकात एक दुर्लभ रात्रि भोज में हुई थी, एक स्थानीय परिषद मनोवैज्ञानिक था। जब हैरी ने भावनाओं से लड़ने के अपने तरीके के बारे में बताया तो उसने हैरी को एक सवालिया नजर से देखा था। युद्ध? उसने कहा था। श्रेडर? वह सचमुच चिंतित दिखाई दे रहे थे। हैरी ने अपनी आंखें खोली। सुबह की पहली रोशनी पर्दों से अंदर आ रही थी। उसने अपनी घड़ी देखी। 6 बजे। रेडियो खड़खड़ाया। ये डेल्टा है,
चार्ली सुनो। हैरी सोफे से उछल पड़ा और माइक्रोफोन उठा लिया। डेल्टा, ये होली है, क्या हो रहा है? हमें इवांस व्हाइट मिल गया है। हमें एक महिला से एक गुमनाम सूचना मिली जिसने उसे किंग्स क्रॉस में देखा था, इसलिए हमने 3 गश्ती गाड़ियां भेजी और उसे उठा लिया। अभी उससे पूछताछ की जा रही है। उसने क्या कहा? जब तक हमने उसे मिस एंक्विस्ट के साथ उसकी बातचीत का टेप नहीं सुनाया, तब तक उसने हर बात मानने से इनकार कर दिया था। उसने हमें बताया कि वह 8 बजे के बाद 3 बार एक सफेद होंडा में हंग्री जैक के पास से गुजरा था, लेकिन जब उसने उसे नहीं देखा तो उसने हार मान ली और वापस अपने किराए के फ्लैट में चला गया। बाद में वह एक नाइट क्लब में गया और वहीं हमने उसे पाया। वैसे मुखबिर ने तुम्हारे बारे में पूछा था। मैंने भी यही सोचा था। उसका नाम सैंड्रा है। क्या तुमने उसके फ्लैट की तलाशी ली? हाँ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और स्मिथ का कहना है कि उसने हंग्री जैक के बाहर 3 बार उसी सफेद होंडा को उसके सामने से गुजरते हुए देखा। वो तय की गई काली होल्डन में क्यों नहीं आया? व्हाइट का कहना है कि उसने मिस एंक्विस्ट से कार के बारे में झूठ बोला था, ताकि अगर कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा हो तो वह कुछ चक्कर लगा ले और देख ले कि सब ठीक है या नहीं। ठीक है, मैं अब अपने रास्ते पर हूँ। दूसरों को फोन करके जगा दो, ठीक है? वे 2 घंटे पहले घर चले गए होली। वे पूरी रात जागते रहे और वॉटकिंस ने हमें बताया। मुझे परवाह नहीं कि वॉटकिंस ने क्या कहा, उन्हें बुलाओ। उन्होंने पुराने पंखे को ठीक कर वापस लगा दिया था। ये कहना मुश्किल था कि इसे छुट्टी पर जाने से कोई फायदा हुआ था या नहीं। वह रिटायरमेंट से बाहर लाए जाने के विरोध में शोर कर रहा था। मीटिंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन हैरी अभी भी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा था। उसकी शर्ट पर उसकी बाजुओं के नीचे बड़े बड़े गीले धब्बे थे और उसने अपने सामने टेबल पर एक फोन रखा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद से कुछ बुदबुदाया। फिर उसने रिसीवर उठाया और नंबर मिलाया। हेलो, ये हैरी होली है। हैरी, ये सुनकर खुशी हुई कि तुम सुबह जल्दी उठ गए हो। अच्छी आदत है। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। क्या तुम अकेले हो? मैं अकेला हूं। लाइन के दोनों छोर पर भारी सांसें चल रही थीं। तुम मेरे बारे में जान गए हो, है ना दोस्त? मुझे काफी समय से पता है। हाँ, तुमने अच्छा काम किया है हैरी। और अब तुम फोन कर रहे हो क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम चाहते हो, है ना? सही, हैरी ने पसीना पोंछा। हैरी, तुम समझते हो ना कि मुझे उसे ले ही जाना था? नहीं, नहीं, मैं नहीं समझता। चलो हैरी, तुम बेवकूफ नहीं हो। जब मैंने सुना कि कोई पूछताछ कर रहा है तो मुझे पता था कि ये तुम ही होगे। मुझे उम्मीद है कि तुम इतने समझदार हो कि तुम्हारी खुद की खातिर तुमने अपना मुंह बंद रखा होगा। क्या तुमने मुंह बंद रखा हैरी? मैंने अपना मुंह बंद रखा। तो अभी भी एक मौका है कि तुम अपने लाल बालों वाली दोस्त को फिर से देख सकोगे। तुमने ये कैसे किया? तुम उसे कैसे ले गए? मुझे पता था कि वह काम कब खत्म कर रही थी, इसलिए मैं कार में एल्बरी के बाहर इंतजार करता रहा और उसके पीछे चला। जब वह पार्क में गई तो मुझे लगा कि किसी को उसे बताना चाहिए कि रात में वहां जाना ठीक नहीं है, इसलिए मैं कार से बाहर कूद गया और उसके पीछे भागा। मैंने उसे अपने साथ रखे कपड़े को सूंघने दिया और उसके बाद मुझे उसे कार में बैठाने में मदद करनी पड़ी। हैरी को एहसास हुआ कि उसे बैग में ट्रांसमीटर नहीं मिला था। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? तुम घबराए हुए लग रहे हो हैरी। रिलैक्स, मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता। तुम्हारा काम हत्यारों को पकड़ना है और यही मैं तुमसे करने के लिए कह रहा हूं कि अपना काम जारी रखो। देखो, बरगिता ने मुझे बताया कि मुख्य संदिग्ध एक ड्रग डीलर था, कोई एक मिस्टर इवांस व्हाइट। निर्दोष हो या ना हो, हर साल वह और उसके जैसे अन्य लोग मुझसे कहीं ज्यादा लोगों को मारते हैं
और ये कोई छोटी संख्या नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मुझे विस्तार में जाने की जरूरत है। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम ये सुनिश्चित करो कि इवांस व्हाइट को उसके अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाए, साथ ही मेरे कुछ अपराधों के लिए भी। निर्णायक सबूत व्हाइट के फ्लैट में इंगरहोल्टर के खून के निशान और त्वचा हो सकते हैं। चूंकि तुम पैथोलॉजिस्ट को जानते हो, इसलिए वह तुम्हें जरूरी सबूतों के कुछ नमूने दे सकता है और तुम उन्हें अपराध स्थल पर रख सकते हो, है ना? मैं मजाक कर रहा हूँ हैरी। शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ ला सकूं। शायद मेरे पास विभिन्न पीड़ितों के खून और त्वचा के निशान और कुछ बाल कहीं प्लास्टिक की थैलियों में बड़े करीने से रखे हुए हो सकते हैं, बस ऐसे ही किसी दिन के लिए। आखिरकार क्या पता कि लोगों को गलत रास्ते पर भेजने के लिए आपको कब इनकी जरूरत पड़ सकती है। हैरी ने चिपचिपे रिसीवर पे पकड़ मजबूत की। वह सोचने की कोशिश कर रहा था। जाहिर है कि वह आदमी नहीं जानता था कि पुलिस को बरगिता के अपहरण के बारे में पता था और उसने संभावित हत्यारे के बारे में अपनी सोच बदल दी थी। इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि बरगिता ने उसे नहीं बताया था कि वह व्हाइट से मिलने जा रही थी और पुलिस ने उस पर नजर रखे हुए थी। उसने अनजाने में ही उसे 1 दर्जन पुलिस अधिकारियों की नाक के नीचे से पकड़ लिया था। आवाज उसे उसके विचारों से वापस ले आई। एक आकर्षक संभावना है हैरी, है ना? हत्यारा समाज के किसी और दुश्मन को जेल में डालने में आपकी मदद करता है। खैर, चलो संपर्क बनाए रखते हैं। आपके पास आरोप लगाने के लिए 48 घंटे हैं। मैं शुक्रवार रात के टीवी समाचार पर खुशखबरी सुनने का इंतजार करूंगा। इस बीच मैं वादा करता हूं कि मैं उस लाल बालों वाली लड़की के साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा आप एक सज्जन व्यक्ति से उम्मीद कर सकते हैं। अगर मुझे वो सुनने को नहीं मिला जो मैं चाहता हूं, तो मुझे डर है कि वह शनिवार को नहीं बचेगी, लेकिन मैं उसके लिए एक शानदार शुक्रवार की रात का वादा कर सकता हूं। हैरी ने फोन बंद कर दिया। पंखा कराह रहा था और बेतहाशा जोर से चीख रहा था। उसने अपने हाथों को देखा, वे कांप रहे थे। आप क्या सोचते हैं सर? हैरी ने पूछा। पूरे समय बोर्ड के सामने स्थिर रही चौड़ी पीठ हिली। मुझे लगता है कि हमें उस हरामजादे को पकड़ लेना चाहिए, मैकॉर्मिक ने कहा। इससे पहले कि हम दूसरों को वापस बुलाएं, मुझे ठीक से बताओ कि तुमको कैसे पता चला कि वह वही है। ईमानदारी से कहूं तो सर, मुझे पक्का पता नहीं था। ये मेरे दिमाग में आने वाले कई विचारों में से एक था और एक ऐसा विचार जिस पर पहले तो मुझे ज्यादा भरोसा नहीं था। अंतिम संस्कार के बाद मैं जिम कनोली के साथ लिफ्ट में गया, जो एंड्रू का एक पुराना मुक्केबाज साथी था। उसके साथ उसकी पत्नी भी थी, जिसके बारे में उसने कहा कि जब वह उससे मिला था तब वह सर्कस में एक कंटोशनिस्ट थी। उसने कहा कि उसके हाँ कहने से पहले 1 साल तक हर दिन उसे लुभाता रहा था। पहले तो मैंने इस पर एक पल के लिए भी नहीं सोचा। फिर मुझे एहसास हुआ कि उसकी बात अक्षरशः सही थी। दूसरे शब्दों में, उन दोनों को पूरे 1 साल तक हर दिन एक दूसरे को देखने का मौका मिला था। मुझे एहसास हुआ कि जब एंड्रू और मैंने जिम चिवर्स को लिथगो में देखा था, तब वे एक बड़े टेंट में थे और वहां एक मेला भी था। इसलिए मैंने योंग से जिम चिवर्स के बुकिंग एजेंट को फोन करके जानकारी लेने को कहा, और मैं सही था। जब जिम चिवर्स दौरे पर जाते हैं तो ये लगभग हमेशा एक यात्रा करने वाले सर्कस या मेले के हिस्से के रूप में होता है। योंग ने आज सुबह पुराने यात्रा कार्यक्रम फैक्स किए और पता चला कि जिस मेले में जिम चिवर्स हाल के वर्षों में यात्रा कर रहे थे, उसमें कुछ समय पहले तक एक सर्कस मंडली भी थी, ऑटो रेक्थनैगल की मंडली। ठीक है, तो जिम चिवर्स के बॉक्सर्स भी उन्हीं तारीखों पर अपराध स्थलों पर थे,
लेकिन क्या उनमें से कई एंड्रू को जानते थे? एंड्रू ने मुझे उनमें से केवल एक से मिलवाया था और मुझे पता होना चाहिए था कि वह एक अधूरे बलात्कार मामले की जांच करने के लिए मुझे लिथगो में घसीटकर नहीं लाया था। एंड्रू उसे अपने बेटे की तरह मानता था। उन्होंने बहुत सी समान चीज़ों का अनुभव किया था और उनके बीच इतने मजबूत संबंध थे कि वह इस धरती पर एकमात्र व्यक्ति हो सकता था जिसे अनाथ एंड्रू केंसिंगटन ने वास्तविक परिवार माना था। भले ही वह कभी स्वीकार नहीं करता कि उसके अपने लोगों के लिए उसकी भावनाएं बहुत गहरी थीं, लेकिन मुझे लगता है कि एंड्रू टुवुम्बा को किसी और से इसीलिए ज्यादा प्यार करता था क्योंकि वे एक ही समाज से आए थे। यही कारण था कि एंड्रू उसे खुद गिरफ्तार नहीं कर सका। उसकी जन्मजात नैतिक अवधारणाएं उसके लोगों के प्रति उसकी वफादारी और टुवुम्बा के प्रति उसके प्यार से टकराती थीं। ये कल्पना करना कठिन है कि उसके लिए ये कितना क्रूर संघर्ष रहा होगा। यही कारण था कि उसे मेरी जरूरत थी, एक बाहरी व्यक्ति की जिसे वह लक्ष्य की ओर ले जा सकता था। टुवुम्बा टुवुम्बा एंड्रू को पता चल गया था कि वह सभी हत्याओं के पीछे था। शायद हताश अस्वीकृत प्रेमी ऑटो रेख्तनागल ने टुवुम्बा से संबंध टूट जाने के बाद एंड्रू को बताया था। शायद एंड्रू ने ऑटो से वादा करवाया था कि वह कभी पुलिस के पास नहीं जाएगा, ये कहकर कि वह उन दोनों में से किसी को भी शामिल किए बिना मामले को सुलझा लेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ऑटो राज खोलने के करीब था। ठोस कारण से वह अपने जीवन के लिए डरने लगा था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि टुवुम्बा शायद ही किसी पूर्व प्रेमी को इधर उधर घूमते देखना चाहेगा जो उसे धोखा दे सके। टुवुम्बा जानता था कि ऑटो मुझसे मिल चुका है और खेल खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए उसने शो के दौरान ऑटो की हत्या करने की योजना बनाई। चूंकि वे पहले भी लगभग उसी तरह के शो के साथ साथ यात्रा कर चुके थे, इसलिए टुवुम्बा को पता था कि हमला कब करना है। ऑटो के फ्लैट में ऐसा क्यों नहीं किया? आखिरकार चाबियां तो उसके पास ही थीं। मैंने भी खुद से यही पूछा। हैरी बोल के थोड़ी देर रुका। मैकॉर्मिक ने अपना हाथ हिलाया। हैरी, तुमने अब तक जो कहा है वह एक पुराने पुलिस वाले के लिए समझने के लिए इतना ज्यादा है कि कोई भी नई थियरी किसी भी तरह से ज्यादा फर्क नहीं डालेगी। द रूस्टर फैक्टर। द रूस्टर फैक्टर? टुवुम्बा सिर्फ एक मनोरोगी नहीं है, वह एक मुर्गा भी है और आप मुर्गे के घमंड को कम नहीं आंक सकते। उसकी यौन प्रेरित हत्याएं जरूरत के कारण समान पैटर्न का पालन करती हैं। क्लाउन मर्डर कुछ अलग है। यह एक तर्कसंगत रूप से आवश्यक हत्या है। इस हत्या के लिए उसे अचानक खुली छूट मिल जाती है। वह उन मनोविकारों से मुक्त हो जाता है जिनके कारण दूसरी हत्याओं की गति निर्धारित हुई थी। कुछ वास्तव में शानदार करने का मौका, अपने जीवन के काम को शानदार बनाने का। क्लाउन मर्डर को लंबे समय तक याद रखा जाएगा, जबकि उसके द्वारा मारी गई लड़कियों को भुला दिया जाएगा। ठीक है, और जब एंड्रू को एहसास हुआ कि हम ऑटो को गिरफ्तार करने जा रहे हैं, तो वह पुलिस को रोकने के लिए अस्पताल से भाग गया। मेरा अनुमान है कि वह सीधे ऑटो के फ्लैट पर गया, उससे बात करने के लिए, उसे ये समझाने के लिए कि टुवुम्बा के बारे में अभी चुप रहना कितना जरूरी है, उसे ये कहकर शांत करने के लिए कि अगर उसे कुछ समय मिले तो टुवुम्बा को गिरफ्तार किया जाएगा, जैसा कि एंड्रू ने योजना बनाई थी। अगर मुझे कुछ समय मिले। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन मुझे यकीन है कि यह टुवुम्बा ही था जिसने अंत में एंड्रू केंसिंगटन को मार दिया। क्यों? अंतर्ज्ञान, कॉमन सेंस, साथ ही एक छोटी सी जानकारी। वह क्या है? जब मैं अस्पताल में एंड्रू से मिलने गया तो उसने कहा कि टुवुम्बा अगले दिन आने वाला था।
और पर पंजीकरण कराना होता है। मैंने योंग से अस्पताल से ये पता लगाने के लिए कहा कि क्या मेरे वहां आने के बाद एंड्रू के लिए कोई आगंतुक या फोन कॉल पंजीकृत किया गया था। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया हैरी। अगर कुछ मामला हुआ होता तो हमें ये मानना पड़ता कि टुवुम्बा ने एंड्रू को ये बताने के लिए फोन किया होता कि वह नहीं आ रहा है। चूंकि उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए उसके लिए ये जानना असंभव होता कि एंड्रू अब अस्पताल में नहीं है जब तक कि वह रिसेप्शन में खड़ा न हो, आगंतुकों की पुस्तक पर हस्ताक्षर करने के बाद, जब तक कि उसने उसे पिछली रात नहीं मार दिया हो। हैरी ने अपनी हथेलियां खोली। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने नहीं जाते जिसके बारे में आपको पता हो कि वह वहां नहीं है सर। ये एक लंबा दिन होने वाला था। धत तेरे की, ये पहले से ही एक लंबा दिन रहा है, हैरी ने सोचा। वे कॉन्फ्रेंस रूम में अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा करके बैठे थे और जीनियस बनने की कोशिश कर रहे थे। तो आपने एक मोबाइल फोन नंबर पर कॉल किया, वॉटकिंस ने कहा, और आपको नहीं लगता कि वह अपने पते पर है? हैरी ने अपना सिर हिलाया। वह सतर्क है, वह बरगिता को कहीं और पकड़े हुए है। शायद हम घर पर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सकें जो ये बता सके कि वह उसे कहाँ से लाया है, लेबी ने सुझाव दिया। नहीं, हैरी ने झट से पलटकर कहा। अगर उसे पता चलता है कि हम उसके फ्लैट पर गए हैं तो वह जान जाएगा कि मैं इधर उधर उसके बारे में बात कर रहा हूं और फिर बरगिता की खैर नहीं। ठीक है, उसे कुछ समय बाद घर जाना होगा और हम उसके लिए तैयार हो सकते हैं, लेबी ने कहा। अगर उसने पहले से ही ऐसा सोच लिया हो और शारीरिक रूप से मौजूद हुए बिना बरगिता को मार चुका हो, हैरी ने जवाब दिया। क्या होगा अगर वो कहीं बंधी हुई हो और टुवुम्बा हमें ये नहीं बताए कि वह कहाँ है? उसने चारों ओर देखा। अगर वह एक टिक टिक करने वाले बम पर बैठी हो जिसे तय घंटों के भीतर बंद ही करना हो। यहीं रुक जाओ, वॉटकिंस ने टेबल पर थपकी दी। ये कोई कार्टून नहीं है। भगवान के लिए, वह आदमी विस्फोटक विशेषज्ञ क्यों होने लगा? सिर्फ इसलिए कि उसने कुछ लड़कियों को मार डाला है? समय बीत रहा है और हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि टुवुम्बा के घर पर एक निगाह डालना सही निर्णय होगा। मेरा विश्वास करो, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम एक ऐसा जाल बिछाएंगे जो उसे तब फांस लेगा अगर वह अपने फ्लैट के पास पहुंचेगा। वह आदमी बेवकूफ नहीं है, हैरी ने कहा। हम इस तरह का स्टंट करके बरगिता की जान जोखिम में डाल रहे हैं। क्या आप देख नहीं सकते? वॉटकिंस ने अपना सिर हिलाया। ये कहने के लिए खेद है होली, लेकिन अपहृत लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता तुम्हें अभी तर्कसंगत निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर रहा है। हम वही करेंगे जो मैं कह रहा हूं। अध्याय 51। एक कूकाबुरा। दोपहर का सूरज विक्टोरिया स्ट्रीट के पेड़ों के बीच से चमक रहा था। एक छोटी कूकाबुरा पक्षी दूसरी खाली बेंच के पीछे खड़ी शाम के संगीत कार्यक्रम के लिए अपनी आवाज जांच रही थी। मुझे लगता है कि आपको ये अजीब लग रहा होगा कि लोग आज जैसे दिन में भी मुस्कुराते हुए घूम सकते हैं, जोसेफ ने कहा। मुझे लगता है कि आप इसे एक निजी अपमान के रूप में महसूस कर रहे होंगे कि सूरज उस समय पत्तियों पर खेल रहा है जब आप दुनिया को दुख में डूबते हुए और आंसू बहाते हुए देखना चाहते हैं। हैरी मेरे दोस्त, मैं आपसे क्या कह सकता हूँ, चीजें ऐसे नहीं होती हैं। हैरी ने सूरज की ओर आंखें सिकोड़ते हुए कहा, शायद वह भूखी है, शायद वह दर्द में है, लेकिन सबसे बुरी बात ये जानना है कि वह कितनी डरी हुई होगी। तो अगर वह ये परीक्षाएं पास कर लेती है तो वह तुम्हारे लिए एक अच्छी पत्नी बनेगी, जोसेफ ने कूकाबुरा को सीटी बजाते हुए कहा। हैरी ने उसे आश्चर्य से देखा। जोसेफ नशे में नहीं था। बहुत समय पहले एक आदिवासी महिला को शादी करने से पहले 3 इम्तिहान पास करने पड़ते थे, जोसेफ ने कहा। पहला इम्तिहान अपनी भूख को नियंत्रित करना था
उसे 2 दिन तक बिना भोजन के शिकार करना पड़ता था। फिर उसे रसेदार कंगारू का मांस या किसी अन्य स्वादिष्ट व्यंजन के साथ आग के सामने बिठाया जाता था। इम्तिहान ये देखने के लिए होता था कि क्या वह खुद को नियंत्रित कर सकती है और लालची नहीं बनती है। बस थोड़ा सा खाना खा के और दूसरों के लिए भी पर्याप्त बचा सकती है। जब मैं बड़ा हो रहा था तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था, हैरी ने कहा। वे इसे टेबल मैनर्स कहते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा अब कहीं है। दूसरा इम्तिहान ये देखने के लिए था कि क्या वह दर्द बर्दाश्त कर सकती है। उसके गालों और नाक में कीलें ठोक दी जाती थीं और उसके शरीर पर निशान बना दिए जाते थे। तो आजकल लड़कियां ऐसा करवाने के लिए पैसे देती हैं। चुप रहो हैरी। अंत में जब आग बुझने लगती तो उसे उसके सामने लेटना पड़ता था। उसके और अंगारों के बीच केवल कुछ शाखाएं होती, लेकिन तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। डर। सही हैरी। सूरज ढलने के बाद जनजाति के सदस्य आग के चारों ओर इकट्ठा होते थे और बुजुर्ग बारी बारी से युवती को भूतों और मुलडरप, एक आकार बदलने वाली बुरी आत्मा के बारे में डरावनी, रोंगटे खड़े करने वाली कहानियां सुनाते थे। उनमें से कुछ बहुत ही भयानक कहानियां होती थीं। उसके बाद उसे एक सुनसान जगह पर या उसके पूर्वजों के कब्रिस्तान के पास सोने के लिए भेज दिया जाता था। रात के अंधेरे में बुजुर्ग उसके पास चुपके से जाते थे। उनके चेहरे पर सफेद मिट्टी का लेप होता था और वो छाल के मुखौटे पहने होते थे। क्या ये समुद्र तट पर से रेत ले जाने जैसा नहीं है? और डरावनी आवाजें निकालते थे। तुम एक खराब श्रोता हो हैरी। जोसेफ नाराज हो गया। हैरी ने अपना चेहरा रगड़ा। मुझे पता है, उसने अपनी बात लंबी खींचते हुए कहा। माफ करना जोसेफ, मैं यहाँ सिर्फ सोचने आया था और ये देखने आया था कि अगर उसने कोई सुराग छोड़ा है तो, जिससे मुझे ये पता चल सके कि वह उसे कहाँ ले गया होगा। लेकिन मुझे लगता है नहीं है कि मैं कहीं भी पहुंच पा रहा हूं और तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जिससे मैं अपनी बात कह सकता हूं। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं एक सनकी, असंवेदनशील कमीना हूं। तुम ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहे हो जिसे लगता है कि उसे पूरी दुनिया से लड़ना है, जोसेफ ने कहा। लेकिन अगर तुम समय समय पर सावधानी बरतना कम नहीं करते तो तुम्हारी बाहें लड़ने के लिए बहुत थक जाएंगी। हैरी मुस्कुराया। तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं है? जोसेफ हंसा। जैसा कि मैंने कहा, अब मेरी माँ से पूछने में बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होता तो उन्होंने मुझे बता दिया होता। तुम दोनों की बातों से तुम बिल्कुल भाई जैसे लगते हो। तुम ये बात कई बार कह चुके हो हैरी। शायद तुम्हें थोड़ी सी नींद ले लेने की कोशिश कर लेनी चाहिए। जब हैरी स्प्रिंगफील्ड लॉज के दरवाजे से अंदर आया तो जो का चेहरा चमक उठा। खूबसूरत दोपहर है ना मिस्टर होली? वैसे आज आप अच्छे दिख रहे हैं और मेरे पास आपके लिए एक पार्सल है। उसने ग्रे कागज में लिपटा एक पैकेज उठाया जिस पर बड़े अक्षरों में हैरी होली लिखा था। ये किसकी तरफ से है? हैरी ने चौंकते हुए पूछा। पता नहीं, एक टैक्सी ड्राइवर ने इसे कुछ घंटे पहले डिलीवर किया था। अपने कमरे में हैरी ने पैकेज को बिस्तर पर रखा, उसे खोला और अंदर का बक्सा खोला। वह पहले से ही कमोबेश समझ गया था कि यह किसकी तरफ से है, लेकिन अंदर की सामग्री ने किसी भी संदेह को खत्म कर दिया। 6 छोटी प्लास्टिक ट्यूब्स जिन पर सफेद स्टिकर लगे थे। उसने एक ट्यूब उठाई और तारीख पढ़ी, जिसे उसने तुरंत पहचान लिया कि ये वह दिन था जिस दिन इंगर होल्टर की हत्या हुई थी। उस पर जघन्यबाल लिखा था। ये अनुमान लगाने के लिए बहुत अधिक कल्पना की आवश्यकता नहीं थी कि अन्य ट्यूबों में खून, बाल, कपड़े के रेशे वगैरह होंगे और
वही थे। आधे घंटे बाद वो फोन की आवाज से जगा। हैरी, क्या तुम्हें वे चीजें मिल गई हैं जो मैंने तुम्हें भेजी थीं? मुझे लगा कि तुम्हें जल्द से जल्द उनकी जरूरत होगी। टुवुम्बा, आपकी सेवा में। मुझे सामान मिल गया है, इंगर होल्टर का शायद। मुझे जिज्ञासा है टुवुम्बा, तुमने उसकी हत्या कैसे की? बहुत ही आसान था, टुवुम्बा ने कहा। लगभग कुछ ज्यादा ही आसान। मैं गर्लफ्रेंड के फ्लैट में था जब उसने एक शाम देर से फोन किया। तो ऑटो एक गर्लफ्रेंड है? हैरी ने लगभग पूछ डाला। इंगर के पास उस फ्लैट का जो मालिक है, उसके कुत्ते के लिए थोड़ा खाना था, या यूं कहूं कि फ्लैट का जो मालिक था। मैं मकान में खुद ही अंदर घुस गया था, लेकिन शाम मैंने अकेले ही बिताई क्योंकि मेरा दोस्त शहर से बाहर गया हुआ था, हमेशा की तरह। हैरी ने आवाज को तीखा होते महसूस किया। क्या तुम बहुत बड़ा जोखिम नहीं उठा रहे थे? किसी को शायद मालूम हो कि वह तुम्हारे गर्लफ्रेंड के फ्लैट पर जा रही है? मैंने उससे पूछा था, टुवुम्बा ने कहा। उससे पूछा? हैरी ने संदेह से जवाब दिया। यकीन नहीं होता कि कुछ लोग कितने भोले होते हैं। वे दिमाग से काम लेने से पहले ही बोल पड़ते हैं क्योंकि वे सुरक्षित महसूस करते हैं और इसलिए कुछ सोचते नहीं हैं। वह कितनी प्यारी मासूम लड़की थी। नहीं, कोई नहीं जानता कि मैं यहाँ हूँ। क्यों? उसने कहा। मुझे लिटिल रेड राइडिंग हुड के भेड़िए जैसा महसूस हुआ। तो मैंने उससे कहा कि वह बिल्कुल सही समय पर आई थी, या मुझे कहना चाहिए कि गलत समय पर। क्या तुम बाकी सब सुनना चाहते हो? हैरी बाकी सब सुनना चाहता था, बल्कि सब कुछ, अंतिम विवरण तक। टुवुम्बा बचपन में कैसा था? उसने पहली बार हत्या कब की थी? क्यों उसके पास कोई निश्चित तरीका नहीं था? क्यों वह कभी कभी केवल बलात्कार करता था? हत्या के बाद उसे कैसा महसूस होता था? क्या वह हत्या के परमानंद के बाद उदास हो जाता था, जिस तरह से सीरियल किलर होते हैं? क्योंकि उस बार सब भी कुछ परफेक्ट नहीं था, या तो यह वैसा नहीं था जैसा उसने विचार किया था और उसकी योजना बनाई थी। वह जानना चाहता था कि कितनी बार, कब और कहाँ, तरीके और उसके उपकरण, और वह उसकी भावनाओं, जुनून को समझना चाहता था, जानना चाहता था कि उसके पागलपन की प्रेरक शक्ति क्या थी। लेकिन उसके पास ऊर्जा नहीं थी। अभी नहीं। अभी उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि इंगर का बलात्कार उसने मारे जाने से पहले किया था या बाद में। क्या हत्या एक सजा थी क्योंकि ऑटो ने उसे अकेला छोड़ दिया था? क्या उसने उसे फ्लैट में मारा था या कार में? हैरी ये जानना नहीं चाहता था कि उसने भीख मांगी थी, रोई थी, या उसकी आंखें टुवुम्बा को घूर रही थीं जब वह मौत की दहलीज पर खड़ी थी और समझ गई थी कि वह मरने वाली है। वह जानना नहीं चाहता था क्योंकि वह खुद को, इंगर के चेहरे को भर्गिता के चेहरे से बदलने से नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये उसे कमजोर बना देगा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ रह रहा था? हैरी ने कुछ कहने के लिए और बातचीत जारी रखने के लिए पूछा। हैरी, क्या तुम थकने लगे हो? पिछली बार जब हम साथ में बाहर गए थे तो तुमने मुझे बताया था कि तुम कहाँ ठहरे थे, है ना? ओह हाँ, वैसे इसके लिए धन्यवाद, मैं कहना भूल गया था। सुनो टुवुम्बा, मैं वास्तव में सोच रहा था कि तुमने उस रात मदद मांगने के लिए मुझे क्यों बुलाया हैरी? 2 मोटी डिनर जैकेटों को थोड़ा थपथपाने के अलावा। खैर, ये मजेदार था, लेकिन क्या हम वास्तव में सिर्फ दलाल को तुम्हारा आभार व्यक्त करने के लिए नाइट क्लब में थे? हो सकता है कि मैं लोगों के विचारों को पढ़ने में बहुत अच्छा ना हूं हैरी, लेकिन मैं उस दिन बातों को समझ नहीं पाया। तुम एक हत्या की जांच के बीच में हो और तुम एक क्लब में मारपीट के बाद अपना बदला लेने में समय और प्रयास बर्बाद करते हो। वो
वो क्या हैरी? ये एकमात्र कारण नहीं था। सेंटिनियल पार्क में हमें जो लड़की मिली वह क्लब में काम करती थी, इसलिए मेरा मानना था कि जिस व्यक्ति ने उसे मारा वह शायद उस शाम वहां पर मौजूद था, पीछे के निकास द्वार पर इंतजार कर रहा था और उसके पीछे पीछे घर तक गया। मैं देखना चाहता था कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं तो तुम कैसी प्रतिक्रिया दोगे। इसके अलावा तुम एक बहुत ही खास किस्म के व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हें मोगाम्बी को दिखाना चाहता था ताकि पता चल सके कि उसने तुम्हें उस शाम देखा था या नहीं। कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं, मेरा अनुमान है कि तुम वहां नहीं थे। टुवुम्बा हंसा। मैं तो ये जानता ही नहीं था कि वह एक स्ट्रिपर थी, उसने कहा। मैंने उसे पार्क में जाते देखा और सोचा कि किसी को उसे बताना चाहिए कि रात में वहां जाना खतरनाक है और दिखाऊं कि क्या हो सकता है। अच्छा, कम से कम वह मामला तो सुलझ गया, हैरी ने रूखेपन से कहा। अफसोस कि सिर्फ तुम ही इस बात का आनंद ले पाओगे कि ये राज केवल तुम्हें पता है, टुवुम्बा ने कहा। हैरी ने एक जोखिम उठाने का फैसला लिया। चूंकि किसी और को कोई भी राज जानने का आनंद नहीं मिलेगा, तो शायद तुम मुझे ये भी बता सकते हो कि ऑटो के फ्लैट में एंड्रू के साथ क्या हुआ था, क्योंकि ऑटो तुम्हारा गर्लफ्रेंड था, है ना? लाइन के दूसरी छोर पर चुप्पी छा गई। बल्कि इसके क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि बरगिता कैसी है? नहीं, हैरी ने कहा, न बहुत तेज न बहुत जोर से। तुमने कहा था कि तुम उसके साथ एक सज्जन की तरह व्यवहार करोगे। मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे आत्मग्लानि नहीं देना चाह रहे हो हैरी। किसी भी हाल में यह एक बेकार की बात है। मैं एक मनोरोगी हूँ, मैं ये जानता हूँ, पता है, टुवुम्बा ने धीमी हंसी के साथ कहा। डरावना है ना? हम मनोरोगियों को मालूम नहीं होना चाहिए कि हम ये हैं, लेकिन मुझे हमेशा से पता था, और ऑटो को भी। ऑटो को ये भी पता था कि कभी कभी मुझे उन्हें दंडित करना पड़ेगा, लेकिन ऑटो अपना मुंह नहीं बंद रख सका था। उसने पहले ही एंड्रू को बता दिया था और पूरी तरह सब कुछ बताने की कगार पर आ गया था। इसलिए मुझे मजबूरन कुछ करना पड़ा। जिस दोपहर ऑटो को सेंट जॉर्ज में पेश होना था, मैं उसके जाने के बाद उसके फ्लैट में घुस गया ताकि वह सब कुछ हटा सकूं जो उसे मुझसे जोड़ सकता था। फोटो, उपहार, पत्र, इस तरह की चीजें। दरवाजे की घंटी बजी। मैंने सावधानी से बेडरूम की खिड़की खोली और घोर आश्चर्य से मैंने देखा कि ये एंड्रू था। मेरा पहला सहज भाव दरवाजा खोलने का नहीं था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी मूल योजना बर्बाद होने वाली थी। आप देखिए, मैं अगले दिन अस्पताल में चुपचाप से एंड्रू से मिलने का इरादा कर रहा था और उसे चुपके से एक चम्मच, एक लाइटर, एक डिस्पोजेबल सिरिंज, साथ ही साथ बहुत पसंद की जाने वाली हेरोइन का एक छोटा बैग देने वाला था, जिसमें मेरा खुद के घर का बना मिश्रण भी शामिल होता। एक जानलेवा मिश्रण, तुम ऐसा कह सकते हो। तुम्हें इतना यकीन कैसे था कि वह इसे ले लेगा? वह जानता था कि तुम एक हत्यारे हो, है ना? उसे नहीं पता था कि मुझे पता था कि उसे पता है। अगर तुम मेरी बात समझ रहे हो हैरी, उसे नहीं पता था कि ऑटो ने मुझे बता दिया था। वैसे भी नशे की आदत को छोड़ने में जो परेशानी की हालत होती है, उसमें नशेड़ी जोखिम उठाने को तैयार रहता है, जैसे कि किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना जो उसे पिता की तरह मानता हो। लेकिन तब इस सब के बारे में अटकलें लगाने का कोई मतलब नहीं था। वह अस्पताल से निकल चुका था और ब्लॉक के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। तो तुमने फैसला किया कि उसे अंदर आने दे। क्या तुम जानते हो कि मानव मस्तिष्क कितनी तेजी से काम कर सकता है हैरी? क्या तुम जानते हो कि लंबे उलझे हुए कथानक वाले वे सपने
जिनके बारे में हम पूरी रात सोचने में गुजार देते हैं, वास्तव में कुछ सेकंड में ही तीव्र विचारों की गति में घटित हो जाते हैं। इतनी ही तीव्रता से मेरे दिमाग में ये योजना आई कि ऐसा लगे कि एंड्रू ही हर चीज के पीछे है। कसम से मैंने तब तक इस बारे में सोचा ही नहीं था। इसलिए मैंने बजर दबाया और उसके ऊपर आने का इंतजार किया। मैं अपने जादुई कपड़े के साथ दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। डाइथाइल ईथर। और उसके बाद एंड्रू को एक कुर्सी से बांध दिया। उसका सामान और उसके पास बची हुई थोड़ी सी नशीली दवाई ढूंढी और उसे दे दी, ताकि मैं पक्का कर सकूं कि जब तक मैं थिएटर से वापस नहीं आ जाता तब तक वह चुप रहेगा। वापस आते समय मुझे कुछ और सामान मिल गया और एंड्रू और मैंने एक बढ़िया पार्टी की। हाँ, ये प्लान वास्तव में चल निकला और जब मैं वहां से निकला तो वह छत से लटका हुआ था। फिर से वह धीमी हंसी। हैरी ने गहरी शांत सांस लेने पर ध्यान केंद्रित किया। वह अपने पूरे जीवन में कभी इतना नहीं डरा था। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हें उन्हें सजा देनी पड़ी? क्या? तुमने कुछ देर पहले कहा था कि तुम्हें उन्हें सजा देनी पड़ी। ओह वाह, हाँ, जैसा कि मुझे यकीन है कि तुम जानते हो, मनोरोगी अक्सर जुनूनी होते हैं या वे अन्य भ्रमों से पीड़ित होते हैं। मेरा भ्रम यह है कि जीवन में मेरा मिशन अपने लोगों का बदला लेना है। गोरी महिलाओं का बलात्कार करके? निसंतान गोरी महिलाओं का। निसंतान? हैरी ने हैरान होकर दोहराया। ये पीड़ितों की एक आम विशेषता थी जिसे जांच ने नहीं पकड़ा था, और वे क्यों पकड़ेंगे? ऐसी युवा महिलाओं के बच्चे न होने में कुछ भी असामान्य नहीं था। निसंतान? हाँ, वास्तव में। क्या तुमने वास्तव में ध्यान नहीं दिया? टेरा न्यूलियस हैरी, जब तुम लोग यहाँ आए तो तुमने हमें बिना संपत्ति के खाना बदोश के रूप में परिभाषित किया, क्योंकि हमने धरती में बीज नहीं बोए थे। तुमने हमारा देश हमसे छीन लिया, हमारी आंखों के सामने उसका बलात्कार किया और उसे मार डाला। टुवुम्बा को अपनी आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं थी, शब्द ही काफी ऊंचे थे। ठीक है, तुम्हारी निसंतान महिलाएं अब मेरी टेरा न्यूलियस हैं हैरी। किसी ने उन्हें मां नहीं बनाया है, इसलिए कोई उनका मालिक नहीं है। मैं केवल श्वेत व्यक्ति के तर्क का पालन कर रहा हूं और जैसा वह करता है वैसा ही कर रहा हूं। लेकिन तुम खुद इसे भ्रम कहते हो टुवुम्बा। तुम जानते हो कि ये कितना बीमारू है। बेशक ये बीमारू है, लेकिन बीमार होना सामान्य है हैरी। बीमारी की अनुपस्थिति खतरनाक है, क्योंकि तब जीव लड़ना बंद कर देता है और जल्द ही बिखर जाता है। लेकिन भ्रम, हैरी, उसे कम मत समझो। वे हर संस्कृति में होने लायक हैं। उदाहरण के लिए अपनी ही संस्कृति को लो। ईसाई धर्म में इस बारे में खुली चर्चा होती है कि विश्वास रखना कितना मुश्किल है, कैसे संदेह सबसे चतुर, सबसे भक्त पुजारी को भी परेशान कर सकता है। लेकिन क्या संदेह को मान लेना ही ये स्वीकार करना नहीं है कि जिस विश्वास के साथ जीने को आपने चुना है वह एक भ्रम है? आपको अपने भ्रमों को इतनी आसानी से त्यागना नहीं चाहिए हैरी। हो सकता है कि इंद्रधनुष के दूसरे छोर पर एक पुरस्कार हो। हैरी बिस्तर पर वापस लेट गया। उसने कोशिश की कि वह बरगिता के बारे में न सोचे, ये कि उसके कोई बच्चे नहीं हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि वे निसंतान थीं? उसने खुद को कर्कश आवाज में कहते हुए सुना। मैंने पूछा। कैसे? उनमें से कुछ ने कहा कि उनके बच्चे हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वे कहें कि वे बहुत से बच्चों का भरण पोषण करती हैं तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा। उनके पास इसे साबित करने के लिए 30 सेकंड थे। अगर आप मुझसे पूछें तो एक माँ जो अपने बच्चे की तस्वीर नहीं रखती है,
वह माँ नहीं है। हैरी ने थूक निकला। सुनहरे बालों वाली ही क्यों? ये कोई सख्त नियम नहीं है। यह सिर्फ इस बात की संभावना को कम करता है कि उनकी नसों में मेरे लोगों का खून हो। हैरी ने बरगिता की दुधिया गोरी त्वचा के बारे में ना सोचने की कोशिश की। टुवुम्बा ने हल्की हंसी हंसी। मैं देख सकता हूँ हैरी कि तुम बहुत कुछ जानना चाहते हो, लेकिन मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना महंगा है और मेरे जैसे आदर्शवादी अमीर नहीं होते। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फिर वह चला गया। बातचीत के दौरान तेजी से ढलती शाम से कमरे में एक धूसर अंधेरा छा गया था। एक तिलचट्टे के 2 चक्करदार पंख दरवाजे की दरार से झांक रहे थे, ये देखने के लिए कि क्या रास्ता साफ है। हैरी ने अपने ऊपर चादर खींची और खुद को समेट लिया। खिड़की के बाहर छत पर एक अकेले कूकाबुरा ने शाम का संगीत कार्यक्रम शुरू कर दिया और किंग्स क्रॉस ने एक और लंबी रात के लिए खुद को तैयार कर लिया। हैरी ने क्रिस्टीन के बारे में सपना देखा। हो सकता है कि उसने 2 सेकंड की गहरी नींद के दौरान सपना देखा हो, लेकिन उसे सुलझाने के लिए आधी जिंदगी पड़ी थी, इसलिए शायद ज्यादा समय लग गया था। क्रिस्टीन ने हैरी का हरा ड्रेसिंग गाउन पहना हुआ था, उसके बालों को सहला रही थी और उसे अपने साथ चलने के लिए कह रही थी। उसने पूछा कि कहाँ जाना है, लेकिन वह आधे खुले बालकनी के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चारों ओर पर्दे फड़फड़ा रहे थे और पीछे बच्चे इतना शोर मचा रहे थे कि वो उसका जवाब नहीं सुन पाया। बीच बीच में वह सूरज की रोशनी से इतना चकाचौंध हो जाता था कि वह पूरी तरह से नजरों से ओझल हो जाती थी। वह अपने बिस्तर से उठ गया और सुनने के लिए उसके पास गया कि वह क्या कह रही थी, लेकिन फिर वह हंसी और बालकनी में भाग रेलिंग पर चढ़ गई और हरे गुब्बारे की तरह तैर गई। वह छतों पर तैरती हुई चिल्लाने लगी, आओ सब लोग, आओ सब लोग। बाद में सपने में वह हर किसी से पूछता हुआ इधर उधर भागा कि पार्टी कहाँ है, लेकिन या तो उन्हें पता नहीं था या वे पहले ही जा चुके थे। फिर वह फ्रॉगनर लीडो के पास गया, लेकिन उसके पास टिकट के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे और उसे बाड़े के ऊपर चढ़ना पड़ा। बाड़े के दूसरी तरफ पहुंचने पर उसने पाया कि उसको चोट लग गई है और खून उसके पीछे घास पर, टाइलों पर और 10 मीटर के डाइविंग बोर्ड की सीढ़ियों पर एक लकीर छोड़ रहा था। वहां कोई और नहीं था, इसलिए वह अपनी पीठ के बल लेट गया और आसमान को देखा और दूर खून की छोटी छोटी बूंदों को स्विमिंग पूल के किनारे पर गिरते हुए सुनने लगा। ऊपर सूरज की ओर उसे लगा कि वह एक तैरती हुई हरी आकृति को देख सकता है। उसने अपने हाथों को अपनी आंखों के सामने दूरबीन की तरह रखा तो वह उसे काफी स्पष्ट रूप से दिखाई दे गई। वह बहुत सुंदर और लगभग पारदर्शी थी। एक बार वह एक धमाके से जाग गया जो शायद बंदूक की गोली थी और किंग्स क्रॉस में बारिश और जीवन की हलचल को सुनते हुए लेटा रहा। थोड़ी देर बाद वह फिर से सो गया। फिर हैरी ने रात भर फिर से क्रिस्टीन के बारे में सपना देखा, या ऐसा उसने कल्पना की। सिवाय इसके कि कुछ क्षणों के लिए उसके बाल लाल हो जाते थे और वह स्वीडिश बोल रही होती थी। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मशहूर जासूसी उपन्यासकार जो नेस्बो का लिखा जासूसी उपन्यास द बैट का मेरे द्वारा किया हुआ अनुवाद एक हसीना का कत्ल के अध्याय 50 और 51। इसके आगे के अध्याय लेकर आपके सामने जल्द हाजिर होंगी। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।